आपका पोर्टफोलियो ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी पर्सन के सामने, फिर चाहे वो कोई रिक्रूटर हो या फिर कोई क्लाइंट। एंड ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन इसको परफेक्टली बनाते कैसे हैं, क्या इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, एंड एक अच्छे टैलेंट का पोर्टफोलियो आखिर कैसा दिखता है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने डिज़ाइन फाइल्स का ब्रीफ केस यानी पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं एंड एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखता है। कौन से ऐसे प्रो टिप्स हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में यूज़ किया था एंड बाकी अदर सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम गवाए पहले तो ये बात करते हैं कि इस वीडियो में है क्या, किन लोगों के लिए होने वाली है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन रिजल्ट इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो एज यूजुअल मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा सकूं कि आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, केस स्टडीज़ कितनी ऐड करनी है, कितने पेजेस ऐड करने हैं, रिसर्च कहाँ से करें, हमारे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है दिखाने के लिए तो हम क्या करें, कहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएं, कौन सी वेबसाइट का यूज़ करें, क्या हम बिहेंस पे बनाएं, क्या हम ड्रिबल पे बनाएं, क्या हम इंस्टाग्राम पे बनाएं या फिर हम फ्रेमर यूज़ करें या फिर हम वेबफ्लो यूज़ करें। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इन सभी चीज़ों का आंसर आपको इस वाली वीडियो में बिल्कुल ईजी और सिंपलेस्ट वे में मिल जाएगा। एंड लास्ट में मैं अपने पोर्टफोलियो का एक वॉक थ्रू दूंगा जिससे आप लोग को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल सके इन केस अगर आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही पोर्टफोलियो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि पोर्टफोलियो होता क्या है। अगर आप नए हो डिज़ाइन फील्ड में तो आपने ज़रूर पोर्टफोलियो कई बार सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअली अभी तक आपको अगर नहीं पता है तो बहुत ही बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने वो फाइल देखी जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो एक फाइल जो है ना, वो कलेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स है एंड उसी फाइल को हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपली गूगल करोगे तो गूगल में आपको पोर्टफोलियो की यही डेफिनेशन मिलेगी। तो पोर्टफोलियो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम। तो आपने फाइनेंस में भी पोर्टफोलियो का नाम ज़रूर सुना होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियोज होते हैं। तो हमारे डिज़ाइन के केस में आपका पोर्टफोलियो इज़ कलेक्शन ऑफ योर डिज़ाइंस। अब आप वो कलेक्शन किस तरीके से बनाते हो ये आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। इसको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सपोज आप एक आर्किटेक्ट हो, आप 90s में हो और आपके जितने भी डिज़ाइंस हैं वो आपने पेपर पे बना रखी है, मतलब आप हाउस बिल्डिंग्स एंड घर के नक्शे डिज़ाइन करते हो, सिंपल। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपके पास सारे डिज़ाइंस ऑन पेपर है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? तो आप एक फाइल बनाओगे जहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होगा और कुछ गिने चुने आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें। ठीक है, मतलब अगर आपने बहुत सारे डिज़ाइंस बना रखी है तो आप सारे डिज़ाइंस तो नहीं दिखाने लग जाओगे, तो उसके लिए आप एक फाइल बनाओगे जहाँ पे अपनी गिनी चुनी अच्छी डिज़ाइंस इंक्लूड करोगे। ठीक है, और वो क्लाइंट्स को दिखाओगे, क्योंकि क्लाइंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि सारे डिज़ाइंस आपके देखने बैठे। ठीक है, तो आपने क्लाइंट को अपनी फाइल दिखाई जिसमें आपकी डिज़ाइंस थी और आपने अपने आप को पिच किया उनके सामने। ठीक है, अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन बनाते हैं। ऐसे ही होगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 2024 में, अब क्या होगा, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। क्लाइंट और रिक्रूटर इज सिटिंग फार फ्रॉम यू एंड आपको अब पिच करना है। क्या तरीका अपनाओगे? और आपके पास अब तो जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो अब आप किस तरीके से पिच करोगे? तो उसके लिए डिजिटाइज कंटेंट का यूज़ करोगे। तो बेसिकली वही फाइल सिस्टम, आपके वही डिज़ाइंस अब डिजिटाइज्ड वे में आपके क्लाइंट तक जाते हैं या रिक्रूटर तक जाते हैं, और अब जो आपकी पिच है वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपकी डिज़ाइंस का, जिनको हम पोर्टफोलियो डिज़ाइन बोलते हैं। वो आप अपने क्लाइंट को शो करते हो, बेसिकली रिक्रूटर्स को या क्लाइंट को या किसी भी पर्सन को शो करते हो, एंड वही आपकी प्रेजेंटेशन है। क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते उनके, तो वो आपको देख के ही जज करते हैं, सिंपल। तो अब बात करते हैं इतना इंपॉर्टेंट है क्यों और हमें एज अ डिज़ाइनर पोर्टफोलियो को इतनी प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल बात समझो, आप पोर्टफोलियो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है और ये बात आपने कई बारी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिंपल। लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है जो आपका कोई भी रिक्रूटर या फिर क्लाइंट देखता है। ठीक है, या कोई भी पर्सन देखता है। पोर्टफोलियो इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड उसके अंदर आपके सब प्रोजेक्ट्स हैं।
मतलब मैं समझाता हूँ, देखो आप जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो कोई भी जब आपके पोर्टफोलियो की वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले तो यही देखेगा कि आपने अपनी वेबसाइट किस तरीके से बना रखी है। एंड अगर वही अच्छी नहीं बनी तो आपका पहला ही इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप अपने आप को डिजाइनर कह रहे हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो भी अच्छे से डिजाइन करना आना चाहिए। तो जैसे आप क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करते हो वैसे ही थोड़ी सी मेहनत अपने पोर्टफोलियो के लिए भी कर लो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब डिटेल में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके पीछे आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है केस स्टडी। ठीक है, इस चीज़ का नाम सुन के, लाइक केस स्टडी नाम सुन के आप लोग पैनिक हो जाते हो एकदम। तो कुछ भी नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप ऐसा समझ लो, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखी है कि इसका कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। आपने जो भी स्टेप फॉलो कर रखे हैं एक चीज़ को अचीव करने के लिए, बस वही दिखाना होता है। ज़बरदस्ती का आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज आपने अपनी कंपनी में आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें ऑलरेडी रिक्वायरमेंट बिजनेस की तरफ से आई थी, कोई बीआरडी मिली या कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट डेटा मिला आपको, ठीक है, या कोई बीएसएस की तरफ से मिला या प्रोडक्ट ओनर की तरफ से पहले ही रिक्वायरमेंट आपको मिल गई, तो आपको यूजर रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो B2B है। अगर आपको बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो वो बिजनेसेस डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की चीजें उनको चाहिए। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका यूएक्स किस तरीके से डिजाइन करते हैं और उसका किस तरीके से हम यूआई डिजाइन करते हैं। वहां पे यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी मैपिंग और एम्पैथी मैपिंग इंटरव्यूज की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप अगर वो प्रोजेक्ट अपने केस स्टडी में शो कर रहे हो तो जबरदस्ती यूजर पर्सोना आप नहीं दिखाओगे, करेक्ट। तो आपको केस स्टडी नाम सुन के पैनिक नहीं होना है। जो चीज़ें आपने फॉलो करी होती हैं एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, बस आपको वही दिखाना होता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली स्क्रीन ही बना दी, आपने कोई रिसर्च नहीं करी, मतलब कुछ बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी नहीं करी, कोई इंस्पिरेशन लिया तो उनको डॉक्यूमेंट भी नहीं किया, क्या डिसीजन मेकिंग करी ये भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा, तो इट मीन्स कि आपने फिर कहीं से डिज़ाइन कॉपी करी है। इट सीम्स लाइक दैट। तो अगर आपने डिज़ाइन कर ली है, अब आपको वो प्रोजेक्ट में दिखाना है, तो अब आप किस तरीके से दिखाओगे? आप थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हो बेसिकली। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग ये कर सकते हो क्योंकि आपने डिसीजन तो बनाए होंगे, तभी तो आपने डिज़ाइन वो बनाई ना, जो भी एंड प्रोडक्ट आपने बनाया, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपने डायरेक्टली डिज़ाइन बनाई है तो उसका वायर फ्रेम बना सकते हो और थोड़ी सी स्केचिंग कर सकते हो, रफ थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। इट इज फाइन क्योंकि आपने वो प्रोसेस फॉलो किया है एंड यू कैन जस्टिफाई ऑन दैट। तो केस स्टडी वर्ड बार बार इस वीडियो में यूज होगा तो बिल्कुल परेशान मत होना। केस स्टडी मतलब प्रोजेक्ट की डिटेल्स को केस स्टडी बोलते हैं, सिंपल। तो एक चीज और मैंने देखी है कि कई लोगों का डाउट रहता है कि अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए एनडीए साइन करवा लिया है तो आप उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसको हम अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करें? वो हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है, क्या हम शो नहीं कर सकते क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। आप समझो, आपको उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं करना है क्योंकि वो लॉ के भी अगेंस्ट है। तो सिंपली आप इतना कर सकते हो कि जो भी आपका रिक्रूटर है या जो इंटरव्यूअर होगा आपका, उसके सामने आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो वो डिज़ाइन, बिकॉज वो इंटरव्यू तक लिमिटेड रहेगी एंड दे नो द बाउंड्री। बस वो कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए आपके प्रीवियस कंपनी का, सिंपल, ठीक है। या फिर आप सिंपल इतना कर सकते हो कि आप एक फिग्मा फाइल बनाओ और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो, या एक पीडीएफ बना लो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो, और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो उसके साथ शेयर कर दो पासवर्ड के साथ में, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ हाईलाइट करके, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंड फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप बनाओगे। तो व्हाट नॉट टू डू में सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कुछ भी नहीं डाल देना है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। मतलब आपकी जो बेस्ट डिजाइन्स हैं सिर्फ आपको वही डालनी है, और अगर आपके पास बहुत ही कम डिजाइन्स हैं तो भी आप प्रायोरिटाइज करो कि जो आपकी सबसे अच्छी डिजाइन्स हैं, जिनमें आपने सबसे अच्छा काम कर रखा है, सबसे अच्छी केस स्टडीज हैं, उनको आप टॉप पे प्लेस करो। वो हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। क्योंकि रिक्रूटर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता, या फिर जो भी आपका पोर्टफोलियो देख रहा है, आजकल टाइम सबके पास बहुत कम है, तो आपको उनके लिए ईजी बनाना है हर चीज़, ठीक है। रिमेंबर मैंने बताया था ना, आपका पोर्टफोलियो इज अ प्रोजेक्ट, तो आपको यूएक्स लगाना है इसमें कि कितनी जल्दी वो लोग वो देख पा रहे हैं जो आप चाहते हो, ठीक। पर भाई मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है जो मैंने ऐसे ही डिज़ाइन कर दिया था, जिसमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जस्ट मैंने कोई भी पेज देखा, लैंडिंग पेज, एंड मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया। अब मैं उसके लिए क्या करूं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उन डिज़ाइंस को लेकर के प्रोजेक्ट्स बना दो, एक या दो, और उनको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो। मतलब आप किस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने डिज़ाइन के स्क्रीनशॉट्स लो या फोटोज़ लो, जैसे भी जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में, एंड उनको ऑनलाइन वेबसाइट गिफ कन्वर्टर या कोई भी आपका वीडियो एडिटर टूल हो उसमें ले जा करके
आप उन इमेजेस को लगाओ, उसकी एक GIF बना लो जिसको हम गिफ बोलते हैं, ठीक है। वो आप 2-3 GIF बना लो जिसमें आपकी हर 1 सेकंड में इमेज चेंज हो रही हो, क्योंकि उसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं करी है, आपके पास कोई डेटा नहीं है बेसिकली उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो उन GIFs को आप अपनी वेबसाइट में मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में कर रखा है इस तरीके से। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं दिखा देना है कि आप सिर्फ प्रोसेस दिखा रहे हो कि आपने रिसर्च किया, पर्सोना बनाया, यूज़र जर्नी मैपिंग बनाई, इंटरव्यूज़ लिए, सर्वेस कंडक्ट कराए और आप एंड प्रोडक्ट बहुत कम दिखा रहे हो। तो बेसिकली सॉल्यूशन मैटर करता है, आपको सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको हर एक प्रोजेक्ट, हर एक केस स्टडी जो आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हो उसमें आपको बहुत ध्यान दे के चलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान देना है, मतलब आपको उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके लिए आपने इतनी लंबी केस स्टडी बनाई है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देन एट द एंड सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है दैट शुड बी योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ट्राई टू राइट 1 or 2 लाइन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि लंबी हो सकती है आपकी, बट आपको कंसाइज करके उसको लिखना है फॉर द हेडिंग। एंड जब आप प्रोडक्ट डिस्क्राइब करोगे नीचे प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसमें आप डालोगे आपकी डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस रहे रिसर्च के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है दिखाने के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए ताकि आप डिज़ाइन कर सको, देन आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सको उनको, तो आप सिंपली उसके लिए AI का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ChatGPT का मोस्टली यूज़ कर सकते हो, कोई फैंसी टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो ChatGPT में जाके, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। सिंपल, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले करके उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में एक बेहतरीन वेबसाइट है कोको AI करके, बेसिकली फिग्मा का प्लगइन है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और फिग्मा पे आप उसको एक बार ट्राई करना, मैं ट्राई करूंगा उसको कवर करने का अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें केस स्टडीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो अब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया है, अब आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करने के लिए मॉकअप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन एंड शोकेस करने के लिए आपको मॉकअप्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको इस वाली फाइल पे आ जाना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे, फिग्मा मॉकअप नाम से दिया है मैंने, वहां पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आपको इसी फाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप इस वाली फाइल पे आ जाना एंड यहाँ पे आप देखोगे कुछ स्क्रीन्स हैं जिनके कंपोनेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो आई एम श्योर कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, एंड अगर नहीं पता है तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाकर इजीली देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल में एकदम कंपोनेंट्स के बारे में बात की है। तो सिंपली इस स्क्रीन पे आप देखोगे कि आपको कुछ कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पेस्ट करनी है। तो मुझे अपने डिजाइन के इस तरीके के मॉकअप्स बनाने हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको टेम्पलेट वाले सेक्शन में चले जाना है। तो टेम्पलेट वाले सेक्शन में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के डिज़ाइंस हैं जिनमें आपको अपने डिज़ाइंस प्लेस करनी है। और यहाँ पे नहीं करनी प्लेस, आप सिंपली क्या करोगे कि आप स्क्रीन वाले पेज में वापस जाओगे और यहाँ पे आपको स्क्रीन 1 2 3 यहाँ पे आपको सारे डिज़ाइंस अपनी पेस्ट कर देनी है और वहाँ पे वो अपडेट हो जाएंगी इन द टेम्पलेट पेज, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने ये स्क्रीन अपनी कॉपी करी एंड कंपोनेंट के अंदर मैंने इस स्क्रीन को पेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ यूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं टेम्पलेट सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन अपडेट हो जाती है, देखो। तो इसी तरीके से मैं दूसरी स्क्रीन्स भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड कुछ मॉकअप मेरा बन जाएगा। तो ये वाली स्क्रीन मैंने यहाँ से कॉपी करी एंड मैं फिर से वही स्क्रीन वाली टैब में गया एंड मैंने स्क्रीन 2 में ये वाली स्क्रीन जाके पेस्ट कर दिया कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जैसे पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि फिर से जाके टेम्पलेट में कि स्क्रीन नंबर 2 वाली डिज़ाइंस अपडेट हो चुकी हैं, कुछ यूँ। तो जितनी भी आपको डिज़ाइंस अपडेट करनी है आप उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स में आप अपनी डिज़ाइन पेस्ट कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जब आप एक बारी स्क्रीन वाले पेज में सारी डिज़ाइंस पेस्ट कर दोगे, ठीक, डन। अब आप इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, इनके कलर चेंज कर सकते हो, इनके कॉर्नर रेडियस चेंज कर सकते हो, इनमें कुछ भी बेसिकली खेल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये एक मॉकअप टेम्पलेट है जो कि फिग्मा कम्युनिटी पे अवेलेबल है बाय NM डिज़ाइन, तो थैंक्स टू हिम। तो आपने मॉकअप्स भी बना लिए अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करने के लिए। तो अब बारी आती है अपने पोर्टफोलियो का एक स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से स्ट्रक्चर करोगे, कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे कंटेंट के लिए, एंड लाइक कर दो इस वीडियो को यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। तो स्ट्रक्चर आप खुद के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बना सकते हो। आप थोड़ा सा देखो कि
कितनी कैटेगरीज में आपकी स्किल्स हैं, है ना। आपको हो सकता है फोटोग्राफी भी आती हो, लोगो डिज़ाइन भी आता हो, ग्राफिक डिज़ाइन भी आता हो, एंड आपको यूआई यूएक्स भी आता हो। तो आपके जो डोमेन्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपको ये सारी चीज़ें भी डालनी चाहिए। इंट्रो में आपको अपने बारे में डालना है एंड आपके बेसिकली हॉबीज़ के बारे में डालना है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट। फिर उसके बाद आपके फीचर प्रोडक्ट्स डालेंगे, ठीक है। अभी मैं अपने पोर्टफोलियो को आपको वॉक थ्रू कराऊंगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैंने किस तरीके से डिजाइन किया था। आई एम नॉट सेइंग कि वो परफेक्ट है, लेकिन हाँ ठीक है, जैसा भी है आप देख सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, मेरा पोर्टफोलियो में किस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो आप सिंपली इंस्पिरेशन लो ना भाई। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका यूज करो। आप सिंपली उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी डिजाइन डाल के अपने स्टाइल में उसको मॉडिफाई करके डाल सकते हो। कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला, कोई चीटिंग नहीं है, ये आपकी खुद की डिजाइंस रहेंगी। जस्ट आपने लेआउट या स्ट्रक्चर के ऊपर आपने इंस्पिरेशन ली है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो इंस्पिरेशन के लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। तो आपको आ जाना है cofolios.com पे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सारे बिग ब्रांड्स के जितने भी डिजाइनर्स हैं उनके सक्सेसफुल पोर्टफोलियोज हैं, आप उनसे बेहतरीन इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। दे आर टॉप नॉच। बेसिकली यहाँ पे एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी जैसे डिजाइनर्स के पोर्टफोलियोज अवेलेबल है ना पब्लिकली। आप उनको देख के अच्छी इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हम कहाँ पे बनाए, फ्रेमर पे बनाए, वेबफ्लो पे बनाए, या बिहेंस पे बनाए, या इंस्टाग्राम पे करें, या ड्रिबल पे करें, कौन सी चीज यूज करें जिससे हमें बेस्ट आउटकम मिले एंड वो डायनामिक पोर्टफोलियो भी हो। तो इसके लिए फ्रेमर भी यूज कर सकते हो, वेबफ्लो भी यूज कर सकते हो। बेसिकली फ्रेमर एक टूल है फिग्मा के तरीके से ही, जिसमें वेब पेजेस डिजाइन करते हैं और वो डायरेक्टली होस्टेड रहता है फ्रेमर के डेटाबेस के अंदर एंड डायरेक्टली लाइव चलता है वो। तो आपको उसमें कोड करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी डिजाइन कीजिए एंड वो लाइव रहती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। एंड सिमिलरली वेबफ्लो भी है, तो वो भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, मैनुअल वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट आउटपुट भी अच्छा मिलता है। तो इसके लिए एक ईजिएस्ट वे है एंड ईजिएस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ODO, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। तो इस वेबसाइट में जब आप आओगे ना, तो आपको स्टार्ट फॉर फ्री करके, फ्री है ये वेबसाइट कंप्लीटली, आपको डोमेन अपना लाइक उनका सब डोमेन लगा रहेगा, बट ठीक है आपका काम चल जाएगा। तो आप सिंपली साइन अप कर लेना, या फिर अगर आपको सब डोमेन नहीं चाहिए, आपके नाम से चाहिए, तो सिंपली आप एक इनका प्लान भी ले सकते हो जहाँ पे आप अपना डोमेन होस्ट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे साइन अप कर लोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी डेटाबेसेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म बना रहे हो। आप सिंपली वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये कुछ और डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो ये आपको फिल कर देना है, जैसे वेबसाइट नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो जैसे ही आप फिल कर दोगे आपको आपका डोमेन नेम भी मिल जाएगा एंड आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इनके आपको आंसर देने हैं, जैसे आपको वेबसाइट किस किस के लिए बनानी है एंड क्वेश्चंस लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको कुछ भी आंसर दे देना इसका अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करोगे तो आपको कलर पैलेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जो भी आपको डिजाइन समझ में आ रही है। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करोगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस देगा ये, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ से सेलेक्ट, आपको सिंपली स्किप एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर देना है, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो स्किप करने के बाद आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो एंड उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड उसको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, ठीक। अगर आपको कोई भी थीम नहीं यूज करनी तो आप सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दो, है ना, और आपको स्क्रैच से बिल्ड करने को बिल्कुल ब्लैंक पेज मिल जाएगा, आप कुछ भी स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपली इसमें लिख के आ रहा है वेलकम टू होम पेज, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। हमारी कुछ ऊपर डिटेल्स हैं, जैसे हेडर है एंड कुछ एक सेक्शन है। तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे ना तो काइंड ऑफ एलिमेंटर टाइप लेआउट खुलता है, यूआई खुलता है बेसिकली, अगर आपने कभी एलिमेंटर यूज किया होगा तो। एलिमेंटर इज अ वेबसाइट बिल्डर बाय द वे, जो कि वर्डप्रेस में यूज होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे आपको बटन्स मिलेंगे, आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐसे ऐसे। आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, लाइक जैसी भी डिज़ाइन आपको अचीव करनी है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो आपने फाइनलाइज किया है, जो आपने थोड़ी सी मेहनत करी होगी, है ना, फायर फ्रेमिंग करी होगी थोड़ी अपने पोर्टफोलियो की, आई होप कि आपने करी होगी और करना पड़ेगा, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन के निकलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। और जब एक बार आपका काम हो जाए तो आपको सेव पे क्लिक करना है
जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट लाइव है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आप देखो पब्लिश्ड का स्टेटस ऑन है, इट मीन्स आपकी वेबसाइट पब्लिश्ड है। अब आप ये URL कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, ये आपका पोर्टफोलियो का URL बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो कि एक कस्टम वेबसाइट होगी, है ना। और वो Behance और ड्रिबल से काफ़ी बेटर है, ठीक, क्योंकि ये डायनेमिक है, यहाँ लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा डायनेमिकली एनिमेट करके दिखा सकते हो, जितनी भी क्रिएटिविटी आपकी है आप इसमें दिखा सकते हो, ठीक। तो फुल फ्रीडम है डिजिटल फॉर्म में फाइल कलेक्शन या फिर पोर्टफोलियो दिखाने का, ठीक। और भाई सुनो, मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने पोर्टफोलियोज़ को लेके और केस स्टडीज़ वगैरह को लेके। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करे हैं, ठीक है। आप लोग जो भी यूट्यूब या कहीं पे भी देखते हो या कोई कोर्स में आपको कोई बताता है केस स्टडीज़ वगैरह के बारे में, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करके और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता करके आपको परेशान कर देता है एकदम से कि 6 महीने होंगे और ये चीज़ें आपको करनी रहेंगी, इसके अलावा बनी बनेगी केस स्टडी। तो सुनो, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल परफेक्शन नहीं आता है ना, धीरे धीरे आएगा। सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, सबका एक्सपीरियंस यही रहता है, कोई जब पहुंच जाता है उस लेवल तक तब वो चीज़ उसको आसान लगने लगती है, ठीक है। जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे होते हो तब एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती है ना, कि क्या प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर चीज़ को करने में। तो किसी के भी इन्फ्लुएंस में इतना जल्दी मत आया करो, है ना। और सिंपल अपने आप पे भरोसा रखो और जो चीज़ें आपको सही लगती हैं कि आपके केस स्टडी में होनी चाहिए, आप बस वही इंक्लूड करो। देयर इज़ नो सच सीक्वेंस या फिर आपको एक सीरीज फॉलो करनी है, एक पैटर्न फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मर्जी से चीज़ें बना सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने कोई स्टेप मिस किया हुआ है ऑलरेडी, आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में वो पर्सोना मेकिंग है ही नहीं, तो आप कैसे केस स्टडीज़ में ऐड कर दोगे? नहीं ऐड कर सकते। और कई लोग बोलते हैं कि आप डमी प्रोजेक्ट्स मत यूज़ करो अपनी केस स्टडीज़ में। मैं तो बोलता हूँ कि आप डमी प्रोजेक्ट्स यूज़ करो। अगर आपके पास रियल प्रॉब्लम्स है ही नहीं, आप कहाँ से ला सकते हो? आपको बेसिकली फिक्शनल प्रोजेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, फिक्शनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तब आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहाँ पे शोकेस करनी पड़ेंगी और वही स्किल्स आपको स्टैंड आउट करवाएंगी एज अ फ्रेशर। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि उनको फ्रीलांस क्लाइंट इतनी जल्दी मिल जाएं, है ना। मिलते भी हैं तो वैसे नहीं मिलते जिनमें आप अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर पाओ, ठीक। तो आप डमी प्रोजेक्ट्स पर काम बिल्कुल कर सकते हो। आप केस स्टडीज में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, जो भी स्टेप आपने फॉलो किए होते हैं वो आपको इंक्लूड करना होता है। एंड आपका रिक्रूटर डिसाइड करेगा, इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा कि आप उस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने ज़बरदस्ती का कुछ फालतू डाल रखा है केस स्टडी में अपनी, तो अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आप बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप आराम से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आराम से परफेक्शन आएगा। तो अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, बेसिकली ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक। तो फाइनली अब बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो की। एज आई प्रॉमिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एक वॉक थ्रू दूंगा आप सब लोगों को। तो इससे पहले आप लोग मजाक उड़ाओ, मैं आपको बता दूं, मैंने ये पोर्टफोलियो अपना 6-7 महीने से अपडेट नहीं किया है जब से मैंने डेलॉयट ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली जब आप जॉब स्विच करते हो तभी आप अपडेट करते हो, तभी आपको पोर्टफोलियो की याद आती है, अदरवाइज वो तो पड़ा रहता है ऐसे ही, ठीक है। तो जो भी है 6-7 महीने पुराना है, ठीक है। और मैंने ऑफकोर्स कुछ कॉन्फिडेंशियल केस स्टडीज़ वगैरह इसमें नहीं डाली हुई है ऑफकोर्स, क्योंकि वो सिर्फ इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट की जा सकती हैं एंड पब्लिकली नहीं करना चाहिए, ये मैंने वीडियो में बताया भी है, ठीक है। ओके, तो ये पोर्टफोलियो मैंने वर्डप्रेस पे बनाया है एलिमेंटर का यूज़ करके, एंड मैंने थीम यूज़ करी है, उसको कस्टमाइज़ किया है बेसिकली, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो कि एक हीरो सेक्शन है जहाँ पे मैंने बस 2 टैब्स दे रखे हैं, पोर्टफोलियो का एंड होम का। तो होम इज़ द लैंडिंग पेज एंड पोर्टफोलियो इज़ माई प्रोजेक्ट्स पेज। हेडर में मैंने एक CTA दिया हुआ है एंड राइट साइड में मेरे सोशल्स हैं सारे। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बता रखा है एंड अगेन विद द CTA टू ब्राउज ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है कि मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है, प्रोजेक्ट्स मैंने कितने किए हैं एंड अगर मैंने फ्रीलांस किया है तो कितने क्लाइंट्स फीडबैक रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने स्किल्स के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से टूल मैं यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो GIF वाली चीज़ बताई मैंने यूज़ करी है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो मैंने बेसिकली कैटेगराइज करा है मोबाइल एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को, फिर उसके बाद वेब एप्लीकेशंस को, और अगर बैनर्स वगैरह हैं कुछ तो, और लोगो, इन्फोग्राफिक्स, ऐसे करके मैंने
सारे कैटेगराइज किए हुए अपने सारे डिज़ाइंस। फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो मैंने थोड़ा सा एक कोड डाल रखा है, आप कोई भी कोड उठा सकते हो। मेरा थोड़ा सा फेवरेट कोड था, पीपल इग्नोर डिजाइंस दैट इग्नोर्स पीपल बाय फ्रैंक शिमारो, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक हेडिंग यूज करी है फीचर्ड प्रोजेक्ट्स करके, एंड उसमें मेरे कुछ केस स्टडीज हैं, ठीक है। एंड आप अगर चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप एक एक जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड डोंट जज इट अगेन, है ना, ये पुरानी केस स्टडीज हैं तो आप सिंपली देख सकते हो उनको जाके एक एक करके। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। फिर उसके बाद नीचे मैंने थोड़ा सा और अपने बारे में बता रखा है व्हाट आई डू, एंड अगेन कुछ हाइलाइट्स बेसिकली कैटेगरी वाइज अगेन मैंने कर रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क। फिर मैंने अपनी कैपेबिलिटीज ऐड करी हैं, जैसे मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रीलांस क्लाइंट्स के रिव्यूज मेंशन किए हैं, ठीक है। जो भी है रिव्यूज, ऑल आर जेन्युइन रिव्यूज, दे आर फ्रॉम अपवर्क एंड लिंक्डइन, तो वो रिव्यूज मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने छोटा सा एक इन नोट दिया है ना, कि हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन है ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा आप इन नोट दे सकते हो एक। एंड उसके बाद मैंने फुटर दे रखा है बेसिकली। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट है, बट आई थिंक मैंने एक डिसेंट जॉब करी है, क्योंकि मैंने इसमें करीब करीब आई थिंक 1 महीने दिए हैं पूरा स्ट्रक्चराइज करने के लिए इसको। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं टाइम लेते हैं, लिखने में टाइम लेते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें पूरा डिटेल में मैंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, बट मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी है कहीं कहीं पे, है ना, जो कि जस्टिफाइड है अगर आपने वो प्रोसेस सही में फॉलो किया, बट आप डॉक्यूमेंट करना भूल गए या फिर आपको पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट भी करना हो, ठीक है, तब तक ये जस्टिफाइड होता है। तो ये था इस वीडियो में ऑल अबाउट पोर्टफोलियो, कि आप किस तरीके से बना सकते हो, कौन से टूल यूज़ कर सकते हो। होपफुली आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, एंड अगर मिली है तो लाइक करना इस वाली वीडियो को, क्योंकि मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट हो पर्सनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो @SaurabhUX। मैं वहाँ पे सब